पूरक परीक्षा 2025 कल तक हमने इसके ऑब्जेक्ट टाइप और फिल इन ब्लैंक खाली जगह वाले प्रश्न किए थे। तीसरे प्रश्न से आज वापस देखिए। इसमें 12 प्रश्न है, एक एक शब्द के। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम एमिलेज। ऐच्छिक क्रियाएं चलना, खाना, कुर्सी पर बैठना, दौड़ना, ये सारी ऐच्छिक क्रिया है। 2 ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण लिख रहे हैं। स्वपरागण किसी पादप के पुष्प से नर युग्मक पराग कणों का उसी पुष्प की मादा युग्मक उसी पुष्प के वर्तिकाग्र मादा जननांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। उसी पादप के अन्य पुष्प पर भी पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। तो परिभाषा लिखेंगे हम कि किसी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, मादा जननांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। मेंडल के प्रयोग में लंबे पौधों का विपर्ययी लक्षण था होना। एक एक शब्दों के उत्तर है, बस कुछ के एक लाइन में हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, वायु में गमन करती हुई प्रकाश किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। तो ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर, अभिलंब से किस ओर गमन करेगी? आपको प्रकाकारी पृष्ठ बनाना है, जल बना होनी चाहिए, सघन माध्यम है या वायु है विरल माध्यम। तिरछी आ रही प्रकाश की किरण अभिलंब बनाए। अब आपको ध्यान है कि प्रकाश का वेग विरल से सघन में जाएगी तो कम होगा, घटेगा, तो यह किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। चित्र इसमें नहीं पूछा है, खाली पूछा है क्या होगा, तो आपने तो लिखना है अभिलंब से किस ओर। तो हम लिखेंगे अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी प्रकाश का वेग कम होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। कोई प्रॉब्लम? मानव नेत्र में सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु जो होता है वो होता है अनंत और निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर अलग अलग विषय। नेक्स्ट देखिए, विद्युत विभवांतर की परिभाषा। सूत्र लिखें, V A बिंदु से V B बिंदु तक W बटा Q, V बराबर W बटा Q होता है, V इक्वल टू W बटा Q, यानी कि ये विभवांतर है। तो आप 2 बिंदु बता दें। विभव होता एक बिंदु को अनंत मान लेते हैं, इसलिए खाली V लिखते, दोनों सेम ही है। एकांक Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में ले जाने में किया गया कार्य। तो हम लिखेंगे Q कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। परिभाषा लिखनी है, मात्रक वोल्ट होता है। परिभाषा लिखनी है, इसमें परिभाषा कुछ परिभाषा लिखने सूत्र के साथ। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग। परिनालिका जो होती है विद्युत रोधी तांबे के तार से बेलनाकार आकृति में अनेक फेरों वाली जो कुंडली है जिसमें विद्युत बैटरी कुंजी लगा दी जाए, विद्युत धारा प्रवाहित करे, तो परिनालिका है। इस परिनालिका का उपयोग अगर परिनालिका के भीतर नरम लोहे की छड़ या नरम लोहे का कोई छड़ रख दी जाए तो ये जो है प्रबल चुंबक की भांति कार्य करती है। तो इसका उपयोग है
वो प्रबल चुंबक बनाने में, प्रबल विद्युत चुंबक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रबल विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहे की छड़ इसके बीच में रखकर प्रबल विद्युत चुंबक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण समीकरण है। तो x जो है वो बनेगा, इसमें लिखा है x का नाम लिखो, तो x बनेगा ग्लूकोज C6H12O6। नेक्स्ट देखिए, स्पैचुला, स्पैचुला जो है वो चम्मच का चित्र बनाना है। तो आपको स्पैचुला का चित्र जो है इस प्रकार से आप चम्मच बना रहे, स्पैचुला बनेगा ये। एल्डिहाइड में उपस्थित क्रियात्मक समूह का सूत्र लिखना है। एल्डिहाइड में C डबल बंद के साथ O और H, या O ऊपर लिखे नीचे कहीं पर भी लिखे, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका, या CHO भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नींबू के रस को नीले लिटमस पत्र पर टपकाने से लिटमस पत्र लाल हो गया। इस परीक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने नींबू के रस की कौन सी प्रकृति को सिद्ध किया है? तो अम्लीय प्रकृति हो जाएगी। बस उत्तर से इतने लिखना है इसके, अम्लीय प्रकृति। ये आपका सेक्शन ए पूरा हो गया। सेक्शन ए में 18 प्रश्न जो है ऑब्जेक्ट टाइप के थे, 6 खाली जगह थी और 12 प्रश्न ये थे। 36 नंबर के प्रश्न और सिर्फ उत्तर एक एक शब्दों का है। नेक्स्ट, सेक्शन बी, प्रश्न सभी 2-2 अंक के हैं। रुधिर और लसिका में एक अंतर लिखना है। तो आप लिखेंगे रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है जिसमें कोशिकाओं का अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है और इसका रंग लाल होता है। लसिका का रंग रंगहीन होता है। ये उत्तक तरल कहलाता है। केशिकाओं के छिद्र से या केशिकाओं की झिल्ली से जो निकला, रक्त में से निकला पदार्थ, प्लाज्मा वगैरह जिसमें होता है, ये लसिका कहलाता है। तो लसिका रंगहीन, रक्त लाल रंग। रक्त जो है अनेक कोशिकाओं का समूह है। प्लाज्मा में इस प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती है। रक्त जो है हृदय द्वारा इसका जो है धमनियों और शिराओं में बहता है, जबकि लसिका जो है लसिका वाहिनियों में बहती है। रक्त जो है वो खाद्य पदार्थों का, ऑक्सीजन का, यानी गैसों का विनिमय करता है, भोज्य पदार्थों को ले जाता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। लसिका जो है वो शुद्धांत्र में जो पचित वसा है उसी का वर्णन करती है। कोई भी एक अंतर लिखना है, कोई भी एक अंतर पूछा है। पादपों में जलानुवर्तन, देखो जलानुवर्तन उस पर लिखे हुए मेरे नोट्स में मैंने लिखा दिया है। पादप के भागों का, पादप के किसी अंगों का जल की ओर गति करना, जल की ओर अनुवर्तन होना जलानुवर्तन कहलाता है। जड़ें, मूल जो है वो धनात्मक जलानुवर्तन होती है, जल की ओर वृद्धि करती है। आपने देखा होगा गांवों में टाकोरा वगैरह कई बार पेड़ पौधों की जड़ें आ जाती है, तो वो जल की ओर वृद्धि कर रही है। और तना है वो जल के विपरीत दिशा में वृद्धि करता है। ये ऋणात्मक जलानुवर्तन है। कोई पात्र है जिसके अंदर हम मिट्टी का एक गमला ले लेते हैं, इसमें एक प्लांट उगा हुआ, ठीक है, और इसमें क्या करें, या फिर ऐसे करें एक गमला उगा दे, ये एक पौधा उगा दे और यहाँ एक मिट्टी के पात्र में क्या करें, पानी भर दे, तो अपने आप जड़ें क्या होगी, इस पानी की ओर जाएगी, अपने आप इसकी ओर जाएगी, क्योंकि मिट्टी का है ये पात्र, तो आसपास का पानी नम हो जाएगा, इधर आएगी जड़ें। मानव में नर जनन तंत्र से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम,
तो नर जनन तंत्र से स्रावित होने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नाम ने फिर कार्य पूछा है, तो कार्य शुक्राणुओं का निर्माण, वसन का नहीं है, टेस्टोस्टेरोन का कार्य पूछा है। तो इस हार्मोन का काम है द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास। द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास, आवाज का भारी होना, मुंह से दाढ़ी का आना, और शुक्राणुओं का निर्माण जो है वो वर्षण के द्वारा होता है। अगर वर्षण जनन ग्रंथि पूछे तो वर्षण, हार्मोन पूछे तो टेस्टोस्टेरोन। द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करना इसका काम है। नेक्स्ट देखो, 6 प्रश्न हो गए ये। एक विकल्पी जोड़े के लक्षणों की वंशानुगति को 2 पीढ़ियों तक आपको चित्र बनाना है। अभी मैंने टेस्ट उसमें समझाया था पीछे ऑब्जेक्ट टाइप में पहले। तो आप एक लक्षण ले लो कोई भी, मटर के पौधे की लंबाई का लक्षण ले लें, लंबे और बौने पौधे, तो ये पैतृक पीढ़ी हो गई। शुद्ध लंबे समयुग्मजी, ये हो गए लंबे, ये हो गए बौने समयुग्मजी। इनके बीच में संकरण कराया क्रॉस, तो पहले अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक का अलग अलग कर दें, ये बन गए युग्मक। एक का क्रॉस 3 से, एक का क्रॉस 4 से, मतलब एक नर पौधा मान लेते हैं, एक को मादा मान लेते हैं। ये पहली पीढ़ी हो गई। पहली पीढ़ी में सभी पौधे जो है वो कैसे प्राप्त होते हैं, संकर और विषम युग्मजीय है, और सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। ये तो पहली पीढ़ी हुई, ये तो पहली पीढ़ी हुई। अब पहली पीढ़ी के अंदर क्या कराना है, स्वपरागण कराना है। तो पहली पीढ़ी जो है वो ये पौधे हैं, इनके अंदर क्रॉस कराते हैं, इनके अंदर स्वपरागण कराते हैं। तो देखो ये दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी में कल मैंने ये टेस्ट, ये ऑब्जेक्ट टाइप में आया था 7 प्रश्न। अब ये कर रहा है आरेख चित्र बनाओ, ये आरेख चित्र बनाने लगातार 2, यहां लिखना है ये सभी युग्मजी। अब यहां जो है, अब हम लिखेंगे इसका लक्षण अनुपात जो है वो लंबे और बौने का कितना हो गया, 3:1। 1 2 तीनों पौधे लंबे है, बौना है, यानी 75% पौधे लंबे और 25% बौने। और हम जो इसका जीनी अनुपात लिखते हैं, जीन अनुपात जो है वो एक अलग है, यानी समयुग्मजी लंबा, 2 विषम युग्मजी और 1 समयुग्मजी बौना, 1:2:1। समझ में आ रहा है तेरे? ये हो गया। इस प्रकार से आरेख चित्र बनाना है। अगला प्रश्न देखिए, लेंस की क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है, उसका ऐसा ही मात्रक। लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखनी है, तो परिभाषा आपको ध्यान है सीधी सूत्र से, P = 1/f। ये F मीटर में होनी चाहिए, तो इसका मात्रक हो जाएगा डायप्टर। अब आप परिभाषा लिखो, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, या किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को। लेकिन ये ठीक है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। पहले ये अलग लिखे, फिर अलग से पूछा 1+1, एक नंबर फिर अलग देगा, तो नीचे नई लाइन में फिर लिखेंगे। इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वो क्या होता है, डायप्टर होता है। क्या होता है, डायप्टर। लेंस का ऐसा ही मात्रक, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो डायप्टर होता है। ध्यान दे, खूब सारे प्रश्न पुनरावृत्ति होगी तो फिर समस्या पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्या होता है। पहली बात, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। लाल रंग जो है उसका तरंग दैर्घ्य बहुत दूरी से वो दिखाई देता है, तो तरंग दैर्घ्य अधिक, तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। दूसरी बात, इसका अपवर्तनांक और इसका प्रकीर्णन, फैलता कम है, अपवर्तनांक और प्रकीर्णन कम होता है।
दो बातें लिखनी है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक तथा प्रकीर्णन कम होने के कारण यह धुएं में, कोहरे में अधिक दूरी से भी आसानी से दिखाई देता है, इसलिए खतरे के चिन्ह हमेशा लाल होते हैं। खतरे के चिन्ह लाल होने का कारण लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक और प्रकीर्णन कम। समझ में आ रही बात? ये डालता कम है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दो विशेषताएं लिखनी है। देखो हम छठ चुंबक का चित्र बना देते हैं। ये N है, ये S है। अब क्षेत्र रेखाएं कैसे होती है? तो पहला, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन होती है चुंबक के बाहर, और भीतर ये S से N की ओर जाती है। पहली बात। दूसरी बात, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती है। तीसरी बात, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है और ध्रुवों पर ये अधिक सन्निकट होती है। कोई भी दो जो है इसके गुण लिख रहे हैं, कोई भी इसके दो गुण लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें डुबोकर विस्थापन अभिक्रिया के प्रयोग का चित्र बनाना है। सिर्फ आपको एक परत नली के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन जो किस रंग का होता है? कॉपर सल्फेट का विलयन किस रंग का होता है? कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन जो है वो नीले रंग का होता है। तो आप नीले रंग का विलयन लें इसमें, और लोहे की दो कीलें लगा दें। अब कीलें इसमें नहीं है, लोहे की आप 2-3 कीलें लगाएं और यह लिखें ये कॉपर सल्फेट नीला रंग, ठीक है ना? ये लोहे की कीलें Fe की। फिर एक चित्र और बनाए, यहाँ जो विलयन का रंग धूसर हो जाता है और कैसा हो जाता है? FeSO4 बन गया, ये था CuSO4, और इसके ऊपर कॉपर की कीलों के ऊपर लोहे की जो कीलें हैं इसके ऊपर कॉपर की परत बन जाती है। दो चित्र अलग अलग बनाने हैं और आप अभिक्रिया भी लिखते हैं आप CuSO4 प्लस Fe gives FeSO4 प्लस Cu, कॉपर की परत बन गई इसके ऊपर। इस प्रकार से जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CaCO3 पहले पार्ट की अभिक्रिया देखो, वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन नहीं, उष्मीय वियोजन नहीं है ये दूसरे पार्ट की अभिक्रिया है। CaCO3 इसमें जल मिलाया तो X, और क्या हुआ जिससे ये बना? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दूसरे पार्ट की अभिक्रिया, जहां धातु कार्बोनेटों से अम्ल अभिक्रिया करते हैं, निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी में डालते हैं तो ये बनता है, और इसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड डालना तो ये बनेगा। तो X की जगह कौन आएगा? CO2 गैस लिखेंगे। X की जगह क्या होगा? X CO2। लोहे की संक्षारण से सुरक्षा के दो तरीके, तो लोहे से संक्षारण से बचने के लिए पेंट करना, जैसा लेपन करना, ग्रीस ऑयल लगाना, ये हो गया 13 प्रश्न। ये खंड सेक्शन बी पूरा हो गया, जिसमें प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का था? 2 अंक का था। उसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। यहां पर देखिए आप पाठों में ये जो है सेक्शन सी, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, या कैसे अंक विभाजन है वो लिखा हुआ है, उस हिसाब से आपको हेडिंग लगाकर उत्तर लिखना है, ठीक है ना? हम तो बोल के आप पहला प्रश्न देखो, पाठों में कायिक प्रवर्धन की तकनीक को समझाइए तथा कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ लिखिए। ये नहीं आता है तो ये कीजिए। दोनों में से प्रश्न हमको वो चयन करना है जो हमारे को ऐसा लग रहा है, जैसे इसमें 1+2 तो आप चित्र के साथ उत्तर होगा। आपको लग रहा है इसमें ठीक कर सकता हूँ तो ये करें, आपको लग रहा है ये ठीक कर सकता हूँ तो ये करें।
लेकिन सिलेक्ट जिस प्रश्न को आप कर लें पहले उसी को करें, ऐसा नहीं कि आधा इसमें से करें और आधा इसमें से करें। पौधों में कायिक प्रवर्धन, बीज के अलावा पादप के अन्य भाग जड़, तना, पत्ती से नया पादप विकसित करने की प्रक्रिया कहलाती है कायिक प्रवर्धन। उगना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और यह पूछा है कायिक प्रवर्धन की तकनीक, इसके लिए तकनीक आपको कोर्स में करवाई हुई है। इसकी तकनीक है कृतन, कलम रोपण और दाब लगाना। ये कृत्रिम तकनीकें हैं। इन तरीकों से कृतन यानी कटिंग करके, ठीक है ना, कलम रोपण और दाब लगाना, इन तकनीक के द्वारा कायिक प्रवर्धन कराया जा सकता है पादपों में। ये समझा नहीं है वर्णन के साथ। फिर पूछा इसके लाभ, तो लाभ फिर अलग लिखने, दो लाभ अलग अलग, 2 नंबर देंगे। एक लाभ का 1 नंबर है, पीछे 2 लिखा मतलब 2 नंबर है। तो पहली बात तो जिन पादपों के बीज नहीं होते उन पादपों को आसानी से उगाया जा सकता है। दूसरी बात, इस विधि से प्राप्त जो पौधे होते हैं उन पौधों में कम समय में फूल और फल लग जाते हैं। तीसरी बात, इस तकनीक से उगाए गए पादप, सभी पादप आनुवांशिक रूप से एक समान होते हैं। कोई भी दो कारण दो है जो इसके लाभ दिखे। ये नहीं है तो ये करें ब्रायोफिल्म में कायिक जनन द्वारा नए पौधे किस विधि से उगते हैं, तो 1 नंबर का सवाल है। तो हम लिखेंगे ब्रायोफिल्म की जो पत्ती होती है, इस पत्ती के ऊपर छोटी छोटी कलिकाएं निकल जाती है और ये नीचे गिर के नया पादप विकसित करती है। तो पत्ती के ऊपर बनने वाली छोटी कलिकाएं नए पादप को विकसित करती हैं। पहले प्रश्न का 1 नंबर का ये हो गया। फिर है दूसरा, राइजोपस में बीजाणु समासन। सरल प्रकार के ये पादप राइजोपस जो होते हैं वो एक प्रकार की कवक है जो धागेनुमा संरचनाएं होती है, ब्रेड के ऊपर वगैरह आपने देखी होगी। और इनके जो है ये होती है इन पर बीजाणुधानी। इन बीजाणुधानी के अंदर होते हैं इनके बीजाणु जो इनकी प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा करते हैं। जब इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, बीजाणुधानी फटती है, इसके अंदर से बीजाणु वायु के द्वारा या अन्य किसी माध्यम के द्वारा अनुकूलित वातावरण में जाते हैं और वहां पर ये उग जाते हैं। ये है राइजोपस की विधि, बीजाणु समासन। अच्छे से याद कर लेना, खूब सारी विधियां है उसमें और भी अलग अलग प्रकार की। अब देखो आपको क्या है, भाग स और द में अथवा सवाल है। अब इन दोनों में से जो आपको अच्छा है वो करना है, ध्यान रखना। जैव आवर्धन को समझाइए, सीधा 3 नंबर का है। परितंत्र के दोनों घटकों को समझाओ, 3 नंबर का है। ऊपर वाला जैव आवर्धन है, हम लिखेंगे फसलों पर जो है कीटनाशक और पीड़कनाशक जो छिड़के जाते हैं, रासायनिक पदार्थ, ये रासायनिक पदार्थ मिट्टी में जल में घुलकर जड़ों के द्वारा पादप अवशोषित कर लेते हैं और इस प्रकार से ये पादपों में पहुंच जाते हैं। इन पादपों का उपयोग जो जीव जंतु करते हैं, जंतु उन पादपों को खाते हैं, तो उस जंतुओं में ये रासायनिक पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं और जंतुओं के द्वारा ये अन्य बड़े जंतुओं में जाते हैं और ये उन जंतुओं के द्वारा या उन जंतुओं का सीधा उपयोग मनुष्य करता है या उन जंतुओं से प्राप्त उत्पादों का उपयोग मनुष्य करता है। तो ये हानिकारक रासायनिक पदार्थ जो अजैव निम्नीकृत होता है वो मनुष्य में एकत्रित हो जाता है और इस प्रकार से ये मनुष्य जो है वो सर्वोच्च उपभोक्ता है। इस प्रकार से लगातार आगे से आगे जीवों में एकत्रित होता रहता है। इस प्रक्रिया का नाम है जैव आवर्धन। ये संपूर्ण विधि को समझाना है। तो 3 नंबर, या फिर ये परितंत्र के अजैव और जैव घटक, परितंत्र के 2 घटक है, अजैव और जैव। तो हम लिखेंगे अजैव घटक है वो निर्जीव है जिसमें पर्यावरण कारक, स्थलाकृतिक कारक वगैरह ये आते हैं, जल, वायु, प्रकाश, मृदा, ये अजैविक घटक है। और जैविक घटक में आप फिर समझेंगे तीनों को, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक हरे पेड़ पौधे,
जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं और इनके द्वारा जो बनाया गया भोजन है वही आगे से आगे जीवधारी में जाता है। उत्पादक केवल प्रकृति में यही है। अरे पादप उपभोक्ता विषमपोषी कहलाते हैं, समपोषी है। उपभोक्ता जो होता है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होता है। अब इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक उनका वर्णन लिखते हैं। प्राथमिक जो है वो शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक है वो मांसाहारी होते हैं, तृतीयक आप सर्वाहारी लिख सकते हैं। इनका थोड़ा थोड़ा वर्णन और एक एक उदाहरण। और फिर अपघटक, ये सूक्ष्म उपभोक्ता जो होते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, अपघटन करते हैं। समझ आया हुआ है? इनका वर्णन करना है तो 3 नंबर मिलेंगे। अब आपको लग रहा है कि ये वर्णन ज्यादा ठीक इसमें मिल सकते हैं, ये करो, वो आ रहा था वो करें। नेक्स्ट देखो प्रश्न, इस बार कौन से चैप्टर से कैसे प्रश्न आएंगे वो बता दिए, थोड़ा सा चेंज है। अब देखो यहाँ पहला प्रश्न है R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, परिपथ का चित्र बनाकर तुल्य प्रतिरोध। बिल्कुल सरल सा समझाया हुआ है आपको। आप 3 प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ दें, ये R1 श्रेणी क्रम में R2 और ये R3 और एक विद्युत बैटरी से जोड़े, एक कुंजी लगा दें, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ये R1 है, ये R2 है, R3 है। आपको ध्यान है श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जब विद्युत धारा यूं प्रवाहित हो रही है तो सब में आई सेम होगा। तो इसके अंदर भी आई है, इसमें भी आई सेम, इसमें भी आई, लेकिन इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने से इनके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। इसके लिए विभवांतर V1, इसके लिए V2 और इसके लिए V3 लिख देते हैं। अब सबका मान ज्ञात करेंगे। पहले आप चित्र बनाना, चित्र बना दिया, फिर हम लिखेंगे चित्रानुसार इनको ऐसे संयोजित करें, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। और फिर हम लिखेंगे इन सब के लिए विद्युत धारा का मान समान लेकिन विभवांतर अलग होता है। अब ओम के नियम से विभवांतर लिखे, आप लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से आप लिखेंगे R1 प्रतिरोध R1 के लिए V1, तो V इक्वल टू होता है IR, तो यहां हो जाएगा IR1। R2 के लिए हो जाएगा V2 बराबर IR2, R3 के लिए हो जाएगा V3 बराबर IR3। अब हम मानेंगे, माना पूरे का तुल्य प्रतिरोध जो है वो क्या है? R सीरियल कॉम्बिनेशन RS लिख दो और इसमें प्रवाहित धारा आई है तो विभवांतर V बराबर हो जाएगा IRS। चूंकि ये जो इसमें विभवांतर, इस पूरे का विभवांतर V है वो इन तीनों V के बराबर है, यानी कि V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये इनसे मान रख दो सबका। V का मान है IRS, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये इसमें से कॉमन ले लो, I कॉमन आ गया, R1 R2 R3, I से I कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इससे ज्यादा जुड़े हुए हैं तो डैश डैश करके लिख सकते हैं, लेकिन 3 ही पूछा है। अब आप भाषा लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के जो उस क्रम में जुड़े हुए हैं योग के बराबर होता है। और दूसरी बात, तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे अधिक मान वाले प्रतिरोध से भी अधिक होता है। इसमें 10 ओम 20 ओम 30 ओम है तो उत्तर 30 से ज्यादा जाएगा। समझ आया हुआ है? ध्यान दे, आ सकता है वापस श्रेणी में तो समांतर दे देगा। ये नहीं आ रहा तो फिर ये करें। देखो इसमें क्या था, 2 नंबर का तो चित्र था, चित्र और ये, और 1 नंबर का उसकी जानकारी थी, तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना था। अथवा में क्या पूछा है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? हम लिखेंगे जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो रक्त तप्त होकर उष्मा या ताप देने लगता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। आपने एक प्रतिरोधक तार आर ले लिया, कुंजी लगा दी, विद्युत बैटरी लगा दी, ठीक है, आप अमीटर लगा दो, वोल्टमीटर लगा दो बोली इसके सिरों पर, और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये गर्म होकर जब उष्मा देने लगता है तो इसे विद्युत धारा का उष्मा या तापीय प्रभाव कहते हैं। किसी आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक में विद्युत धारा, जैसे ये धारा आई भेजी, आर प्रतिरोधक है, ठीक है,
उत्पन्न उष्मा किन कारकों पर निर्भर करती है और आवश्यक चित्र, ये चित्र बता दिया। और उष्मा आपको ध्यान है H, याद करें जूल का तापन नियम, H बराबर I स्क्वायर RT सूत्र है। ये उष्मा का मान इन तीन चीजों पर निर्भर करेगा। नंबर 1, उष्मा चालक में प्रवाहित धारा I के वर्ग के समानुपाती होती है, H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। दूसरी बात H प्रोपोर्शनल टू R, प्रतिरोध R के समानुपाती है, R बढ़ेगा H भी बढ़ेगी, उष्मा भी बढ़ेगी। H प्रोपोर्शनल टू T, समय के समानुपाती। ये बात पूछ रहा है आप कि किन कारकों पर उष्मा निर्भर करती है, तो इन तीन कारकों पर निर्भर करती है और चित्र बनाए, तब आपको जाके 3 नंबर मिलेंगे। या तो ऊपर वाला समझाया वो करें या ये करें, दोनों में से एक करना है। ऐसे नहीं आता ये कर ले, आधा ये कर ले बेटा। नेक्स्ट देखो, क्या पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? हाँ, पादप और पशु दोनों ही पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे मानव शरीर 7 से 7.8 पीएच, एक संकीर्ण पीएच के बीच कार्य करता है। अगर पीएच परिवर्तित होती है तो शरीर की जो है मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रिया प्रभावित होगी। सभी सजीव जंतु भी एक निश्चित पीएच पर जीवित रहते हैं, संकीर्ण पीएच पर जीवित रहते हैं। पीएच परिवर्तित होने से उनके शारीरिक जो प्रक्रम है वो प्रभावित होंगे, जैव प्रक्रम प्रभावित होगा। पादप भी एक निश्चित पीएच पर जिंदे रहते हैं। खेतों के अंदर जो पौधे उगाए जाते हैं वो जमीन की जो मिट्टी है उस मिट्टी के एक निश्चित पीएच को जांच करके उगाए जाते हैं। कुछ पादप जो होते हैं वो अम्लीय मिट्टी में नहीं उग पाते हैं, और मिट्टी यदि अम्लीय है तो उनमें उनका जीवन यापन सही नहीं होता है, वो उत्पादन नहीं दे सकते। तो फसलों को उगाते समय मिट्टी की पीएच आवश्यक जांच करना भी आवश्यक है, क्योंकि पादप भी पीएच के प्रति संवेदनशील होता है। और कुछ पादप अपने पीएच के द्वारा अपनी सुरक्षा करते हैं, वो सुरक्षा में आ जाएगा अलग है, ठीक है ना। मेटल का पादप में होता है, डंक में मेथेनोइक अम्ल, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए। दूसरे पादप, दूसरे जैसे जंतु है जिनके डंक में भी मेथेनोइक अम्ल होता है, लाल चिट्टी है, बिच्छू है, मधुमक्खी है, तो या तो इनके बारे में पूरी जानकारी लिखो, या फिर ये प्रबल और दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल वे हैं जो जलीय विलयन में कम H+ आयन देते हैं और आंशिक आयनिक होते हैं। प्रबल अम्ल वे हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन अधिक देते हैं और पूर्णतः आयनित होते हैं, पूरे आयनित हो जाएंगे, आयन बन जाएंगे। अब उदाहरण, दुर्बल अम्ल के उदाहरण आप H2CO3 कार्बनिक अम्ल लिखो और CH3COOH एसिटिक अम्ल लिखो, ये दुर्बल अम्ल है। प्रबल अम्ल का उदाहरण आप H2SO4 लिखो, HCl लिखो, HNO3 लिखो। पूरा नंबर दे देंगे, उदाहरण का एक नंबर है, याद रहे। नेक्स्ट, ये आपका सेक्शन हो गया, कौन सा? सी हो गया, जिसमें आपके 4 प्रश्न है, चारों में अथवा है। सेक्शन डी में देखो, सेक्शन डी के अंदर क्या है? सेक्शन डी में 3 प्रश्न होंगे, उसके भी अथवा में, लेकिन 4-4 नंबर के, वो 3-3 नंबर के थे। पहला प्रश्न देखो, मानव में रुधिर परिसंचरण की क्रिया, दोहरे परिसंचरण की क्रिया समझानी है, और बिल्कुल सरल आपको समझाई थी मैंने कि आप जो है इस प्रकार से बनाए, ये बाया आलिंद, ये बाया नीले, ये दाया आलिंद, ये दाया नीले। ऊपर लिखेंगे हम फुफ्फुस, यहां लिखेंगे हम शरीर। अब ध्यान दो, फुफ्फुस से ऑक्सीजनित रक्त आएगा O2, और आपको ध्यान है कि ऑक्सीजनित रक्त जो है धमनियों में होता है, लेकिन एक बात विपरीत याद रखनी है, फुफ्फुस से धमनी में CO2 युक्त होगा,
तो यहाँ पर फुफ्फुसीय शिरा आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगी फुफ्फुसीय शिरा। अब इसके बाद में रक्त आएगा इसमें और इससे ये शरीर में प्रवाहित होगा ऑक्सीजन लेकर और ये हो जाएगी महाधमनी। यहां से रक्त वापस CO2 लेके आएगा और CO2 लाएगी कौन? महाशिरा। यहां से आएगा इसमें और इससे वापस जाएगा फुफ्फुस में और फुफ्फुस में जाएगा ये CO2 युक्त रक्त और CO2 जाएगा तो ये क्या होगी? फुफ्फुसीय धमनी होगी। अब इसकी भाषा लिखनी है, ये चित्र बनाकर बस इसी की भाषा लिखनी है। मनुष्य में रक्त जो है वो हृदय में 2 बार, एक बार O2 युक्त एक बार CO2 युक्त 2 बार आता है। इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं क्योंकि हम समतापी जीव है, मानव समतापी जीव है। शरीर का ताप नियत बनाए रखने के लिए दोहरे परिसंचरण की आवश्यकता पड़ती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। हम लिखेंगे फुफ्फुस से ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा बाह्य आलिंद में आता है, तब तक बाह्य आलिंद शीतल रहता है। बाह्य आलिंद के संकुचन से प्रकुंचन से रक्त बाह्य नीले में प्रवाहित होता है, तब तक बाह्य नीले शीतल रहता है। बाह्य नीले के प्रकुंचन से रक्त जो है महाधमनी के द्वारा संपूर्ण शरीर में पहुंचा दिया जाता है। अलग अलग धमनियों के द्वारा ऑक्सीजन लेके गया। अब वापस संपूर्ण शरीर से धमनियों के द्वारा CO2 युक्त रक्त महाधमनी के द्वारा दाएं आलिंद में आता है, तब तक दाएं आलिंद शिथिल रहता है। दाएं आलिंद का संकुचन हुआ, दाएं नीले में आ गया, तब तक दाएं नीले शिथिल रहेगा। दाएं नीले का संकुचन हुआ, CO2 युक्त रक्त जो है वो फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा पुनः फेफड़ों में जाता है। तो ये जो है वो तो है फुफ्फुसीय चक्र और ये है दैहिक चक्र। और दूसरी बात ये भी देखनी है कि नीले से जो रक्त है वो तेज पंप करता है, दाब अधिक होता है, इसलिए नीले से हमेशा धमनी में जाएगा। तो इधर देखो नीले से महाधमनी और इधर नीले से फुफ्फुसीय धमनी और ये दोहरा परिसंचरण तंत्र का आपको वर्णन करना है। आगे पूछा है रुधिर के तरल माध्यम का नाम। देखो सब टुकड़ों टुकड़ों में 4 नंबर है तो 2 नंबर का ये था, 1 नंबर का सिर्फ इसका उत्तर है प्लेज्मा तरल माध्यम। और तीसरा 3 कोष्ठीय हृदय किसमें होता है? तो हम लिखेंगे उभयचर में मेंढक और सरीसर सांप वगैरह में, जिनमें 2 आलिंद और 1 नीले होता है। बस एक नंबर इनका आ गया, 2 4 का हो गया। लग रहा है कि तो हमको नहीं आ रहा, हमको तो इससे नीचे वाला वो करना है, तो आप उसको कीजिए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाली 2 घटनाएं बिल्कुल सरल उदाहरण है। आपको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया याद रखनी है। अच्छा इसमें आई हुई है ऊपर, ठीक है ना, और वहां से तो देख के लिखनी है। C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O संतुलित कर दो, ठीक है, ये हो गया संतुलित। अब यहां लिखेंगे सूर्य का प्रकाश और यहां लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट। अब पहला पॉइंट यहां है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, पहला पॉइंट हो गया। इसमें 2 घटनाएं पूछी, तीनों बता देते हैं हम। दूसरा पॉइंट सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, जिसमें जल का अपघटन H2 और O2 में होना। O2 तो निकल गई, अब जो H2 है उसमें जुड़ जाएगी। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा CO2 के अंदर H2 जुड़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? अपचन होगा। तो CO2 का अपचन किसमें होना? C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट में। CO2 का अपचयन इसमें होना। ये 3 पॉइंट है। मरुद्भिद पौधे रात्रि में कौन सी गैस लेते हैं? CO2 गैस लेते हैं। वो एक मध्य उत्पाद बनाते हैं क्योंकि रात्रि में इनके जो है वो रंध्र खुले रहते हैं। तो CO2 गैस। हमारे द्वारा खाए हुए भोजन से ऊर्जा कौन से रूप में संचित रहती है? तो हमारे द्वारा खाया गया भोजन ऊर्जा जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में और पादपों के अंदर स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजन। तो हम जंतु के अंदर ही आते हैं। ये हो गया आपके कौन सा प्रश्न? अब इसके बाद जो है 19-20 है वो हम कल करेंगे। नेक्स्ट
2 प्रश्न रहे हैं और वो दोनों ही कल।